नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। जीएसटी काउंसिल की हुई 50वीं बैठक, कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट, महंगी हुई ऑनलाइन गेमिंग। रुपए का होगा अंतर्राष्ट्रीयकरण, आरबीआई के अंतर विभागीय समूह ने की सिफारिश, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के रोड मैप पर जोर। वन संरक्षण अधिनियम में होगा संशोधन, मानसून सत्र में विधेयक पेश होने की उम्मीद, नियमों में बड़े बदलाव के संकेत। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हुई नई खोज, अब होगा मेजराना जीरो मोड का प्रयोग, जटिल समस्याओं को हल करने में होगी आसानी। और 415 मिलियन भारतीय गरीबी से निकले बाहर, 15 साल की अवधि में हासिल हुई उपलब्धि, यूएनडीपी ने जारी की रिपोर्ट। आइए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक संपन्न हुई। ये जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। इसके तहत कैंसर गंभीर बीमारी में उपयोग होने वाली दवा डिनुटुक्सीमैब पर छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं पर भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा विशेष चिकित्सा उद्देश्यों से जुड़े खाद्य पदार्थों को भी जीएसटी के टैक्स स्लैब से बाहर रखने का फैसला किया गया है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। इस बैठक में परिषद ने देश में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की भी बात कही है। खबरों की माने तो जीएसटी विवादों को सुलझाने के लिए ये वैधानिक निकाय अगले 4 से 6 महीने के भीतर शुरू हो जाएंगे। शुरुआती दौर में राज्य की राजधानियों के साथ साथ इनकी बेंच उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां उच्च न्यायालयों की बेंच है। गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए परिषद की ओर से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इसे एक राष्ट्र एक कर के स्लोगन के साथ पेश किया गया था। जीएसटी के तहत करों को 4 टैक्स स्लैब में बांटा गया है। इसमें अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब रखा गया है। वहीं जीएसटी परिषद की बात करें तो ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य अपने वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री को परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर विभागीय समूह ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के रोड मैप पर जोर दिया है। इसके साथ ही समूह ने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एसडीआर बास्केट यानी विशेष आहरण अधिकार में रुपए को शामिल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत को बेहद लाभ होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीयकरण से सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग संभव हो पाएगा। इसके साथ ही ये भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिमों को कम करने में सहायक होगा। गौरतलब है कि मुद्रा की स्थिरता व्यापार की लागत को कम करती है, साथ ही व्यापार की वृद्धि में भी सहायक होती है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर सबसे मजबूत स्थिति में है। दुनिया के अन्य सभी देशों द्वारा अपने अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसे दुनिया भर में व्यापार या विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान समय में अमेरिकी डॉलर, यूरो और येन आदि विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है। इसमें डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया की पेटेंट अपील खारिज कर दी। दरअसल पेप्सिको ने अपने आलू की किस्म FL 2027 के लिए अपील दायर की थी। ये अपील PPV एंड FR यानी पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ की गई थी। असल में पेप्सिको ने यह दावा किया था कि गुजरात में कुछ किसान बिना उनकी अनुमति के FL 2027 किस्म के आलू उगा रहे हैं। कंपनी के मुताबिक किसानों के साथ कंपनी का विशेष अनुबंध था जिसमें कंपनी के पास आलू के बीज बेचने और उनकी उपज वापस किसान से खरीदने का अधिकार था। साल 2016 में कंपनी ने PPV एंड FR एक्ट 2001 के तहत आलू की इस किस्म को पंजीकृत किया था।
आपको बता दें कि FL2027 आलू की खास किस्म है। ये आलू आकार में बड़े होते हैं और आलू की अन्य किस्मों की तुलना में काफी सख्त होते हैं। साथ ही इस किस्म में शुगर की मात्रा भी स्थिर रहती है। FL2027 आलू के ये गुण इसे चिप्स के निर्माण के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाते हैं। PPV एंड FR एक्ट 2001 की बात करें तो ये अधिनियम पौधों की विभिन्न किस्मों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही नई किस्मों के संरक्षण के लिए प्रभावी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा ये बीज उद्योग को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। एक्ट के अनुसार किसानों को पौधा प्रजनक के रूप में मान्यता दी जाती है। वो अपनी किस्मों को पंजीकृत कर सकते हैं। बताते चले कि UPOV यानी पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UPOV का मिशन समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इन दिनों वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार मानसून सत्र में यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों इस विधेयक का विरोध किया जा रहा था। हालांकि सभी आपत्तियों को संसदीय जांच समिति ने खारिज कर दिया है। इस विधेयक में 2 प्रकार की भूमि को वन क्षेत्र के दायरे में शामिल किया जाएगा। पहली वो भूमि शामिल होगी जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित भूमि है, जबकि दूसरी वो भूमि इस अधिनियम के तहत वन के दायरे में आएगी जिसे सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। गौरतलब है कि अगर वन क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना हो तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। हालांकि इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्र को छूट प्रदान की गई है। बिल के अनुसार 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं को छूट प्रदान की जाएगी। इसमें पटरियों और सड़क निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा सुरक्षा संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 10 हेक्टेयर की सीमा तक पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें रक्षा संबंधी परियोजनाएं, अर्धसैनिक बलों के लिए शिविर निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। भारत में वन क्षेत्र की बात करें तो साल 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद तेलंगाना है जहां 632 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। वहीं तीसरे स्थान पर है ओडिशा जहां 537 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। आपको बता दें कि देश में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2021 तक 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। हालांकि दूसरी तरफ कई राज्यों में वन आवरण क्षेत्र में कमी भी दर्ज की गई है। वन आवरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसमें फिल्मों की स्क्रीनिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने सिनेमाघरों में PSA यानी पब्लिक सर्विस अवेयरनेस से जुड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय के मुताबिक सभी फिल्म प्रदर्शकों, थिएटर मालिकों, डिजिटल सिनेमा सेवा प्रदाताओं को इन PSA फिल्मों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही सभी सरकारी फिल्मों की स्क्रीनिंग प्राइम स्क्रीन टाइम के दौरान करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि पहले PSA फिल्मों की अवधि 15 से 20 मिनट तक की होती थी। इसे सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 के तहत घटाकर 2 मिनट कर दिया गया है। सिनेमेटोग्राफ बिल में फिल्मों की प्रमाणन श्रेणियों में भी बदलाव किए गए हैं। नई श्रेणी के अनुसार U यानी यूनिवर्सल की श्रेणी शामिल होगी। साथ ही अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी यानी U श्रेणी का विस्तार किया गया है। इसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जल्द ही एक डिजिटल पोर्टल की स्थापना करेगा। इसके माध्यम से PSA फिल्मों के ऑनलाइन वितरण और फीडबैक पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही पोर्टल के माध्यम से इन फिल्मों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि PSA फिल्मों का निर्माण मुख्यतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन्हें जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ये फिल्में मुख्यतः भारत के इतिहास और समसामयिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। वहीं CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें तो 1952 सिनेमेटोग्राफ कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा ही फिल्मों की श्रेणी निर्धारित की जाती है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई खोज की है। शोध में पाया गया है कि मेजराना जीरो मोड के प्रयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई क्रांति आ सकती है। मेजराना जीरो मोड की बात करें तो ये ऐसे कण हैं
जिनका उपयोग टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वेबिट के रूप में किया जा सकता है। ये कण गैर एबेलियन आंकड़े प्रदर्शित करते हैं और इन कणों में मौजूद जानकारी को मिटा पाना मुश्किल है। इन्हीं गुणों के साथ मेजराना शून्य मोड टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम बनाता है। आपको बता दें कि ऐसे कण जो अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण हैं, उन्हें मेजराना फर्मियन कहा जाता है। इन कणों की खोज इटली के वैज्ञानिक एटोर मेजराना ने की थी। फर्मियन का नाम मेजराना वैज्ञानिक के सम्मान में ही रखा गया है। गौरतलब है कि टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का एक शक्तिशाली रूप है। आइए इसे समझते हैं कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा समय के कंप्यूटर से अलग है। दरअसल वर्तमान समय के कंप्यूटर बाइनरी, शून्य और एक अवस्थाओं के रूप में जानकारी संग्रहित करते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स का उपयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से जटिल समस्याओं को हल करने में आसानी होती है। इसकी अहमियत को देखते हुए भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटर की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मसलन सरकार ने मध्य प्रदेश में एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया है। इसके अलावा 2021 में क्वांटम कम्युनिकेशन लैब भी लॉन्च की गई। ये लैब 100 किलोमीटर से अधिक मानक ऑप्टिकल फाइबर का सहयोग कर सकती है। साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल के बजट में राष्ट्रीय मिशन के तहत 8,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। वर्तमान समय में एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। एएमआर एक ऐसी स्थिति है जब एक निश्चित दवा के प्रति संवेदनशील रोगाणु उस दवा पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। इसके पीछे कारण है कि रोगाणु उस रोग के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपर बग्स के रूप में जाना जाता है। दरअसल दवाओं के अनुचित उपयोग के कारण मनुष्य और जीव जंतु एएमआर के शिकार होते हैं। साथ ही मनुष्यों में उनके भोजन, पानी और पर्यावरण के चलते भी एएमआर फैलता है। दूषित जल और अपशिष्ट पदार्थ से एएमआर के प्रसार में आसानी होती है। मौजूदा समय में एएमआर से लड़ने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसे विभिन्न हितधारक विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आपको बता दें कि G20 के स्वास्थ्य एजेंडे में भी एएमआर को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा भारत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में एएमआर की जांच के लिए लैब स्थापित किए हैं। इस कदम से एएमआर सर्विलांस नेटवर्क को मजबूती मिली है। इस नेटवर्क में अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 साइट्स शामिल की गई हैं। इसके साथ ही आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एएमआर निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है। इसके अंतर्गत आईसीएमआर ने देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के पैटर्न समझने के लिए 30 अस्पतालों को शामिल किया है। इसमें सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पताल भी शामिल हैं। इसे एएमआर निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क नाम दिया गया है। आपको बता दें कि नॉर्वे के साथ साल 2017 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के क्षेत्र में आईसीएमआर ने एक संयुक्त प्रयास किया। एएमआर के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ जर्मनी भी दे रहा है। दोनों देश मिलकर एएमआर से संबंधित शोध में जुटे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में एएमआर जीवाणुओं के कारण करीब 1.27 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का अभियान शुरू किया है। नवंबर महीने की 18 से 24 तारीख के बीच इस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हालिया एक शोध में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के 56% महासागरों का रंग बदल दिया है। शोध के मुताबिक विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महासागरों के पानी का रंग हरा हो गया है। ये महत्वपूर्ण रंग परिवर्तन विशेष रूप से दक्षिणी हिंद महासागर में देखा गया है। गौरतलब है कि हरा रंग पानी में मौजूद जीवन की ओर इशारा करता है। फाइटोप्लैंक्टन की मौजूदगी के कारण पानी का रंग हरा होता है। आपको बता दें कि फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जलीय जीव होते हैं। ये क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये जीव ज्यादातर समुद्र के ऊपरी हिस्से में ही तैरते हैं। यही वजह है कि इन सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या में वृद्धि या गिरावट के कारण समुद्र के रंग में भी परिवर्तन नजर आता है। इसके अलावा समुद्र का रंग समुद्र द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निर्धारित करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान समय में महासागर कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 25% मात्रा अवशोषित करते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण आए बदलाव की जांच करने के लिए 2 मॉडल्स के आधार पर यह शोध किया है। पहले मॉडल में ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया, जबकि दूसरे मॉडल में बिना ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग किया गया। इसमें पाया गया कि जब पहले मॉडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि की गई तो तापमान वृद्धि के कारण समुद्री जल अपना रंग बदलने लगा। हाल ही में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं और भारत ने यह उपलब्धि पिछले 15 सालों की अवधि में हासिल की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सहित करीब 25 देशों ने 15 सालों के अंदर अपने वैश्विक MPI मूल्यों को आधा कर लिया है। इन देशों में भारत के अलावा कंबोडिया, चीन, कांगो, सर्बिया और वियतनाम शामिल है। भारत के संदर्भ में हालिया आंकड़ों को देखें तो देश में गरीबी दर में भारी कमी दर्ज की गई है। जहां साल 2005-6 में 55.1% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं मौजूदा समय में यह आंकड़ा घटकर 16.4% रह गया है, जबकि बाल मृत्यु दर 4.5% से गिरकर 1.5% हो गई है। वहीं पोषण से वंचित लोगों की आबादी 44.3% से घटकर 11.8% रह गई है। पॉजिटिव बात यह भी है कि कुकिंग फ्यूल से वंचित लोगों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2005 में जहां 52.9% लोग खाना पकाने के ईंधन से वंचित थे, वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा 13.9% रह गया है। इसके अलावा भारत ने स्वच्छता के क्षेत्र में भी प्रगति हासिल की है। 15 वर्ष पहले जहां देश की 50% आबादी स्वच्छता से वंचित थी, वहीं अब यह आंकड़ा 11.3% तक सिमट गया है। हालिया रिपोर्ट कहती है कि विश्व के 110 देशों में 18% से अधिक आबादी गंभीर गरीबी की स्थिति में रहती है, जिसमें उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हर 6 में से लगभग 5 लोग गरीब हैं। इसमें भी कुल गरीब लोगों की संख्या में लगभग आधी हिस्सेदारी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। आंकड़े कहते हैं कि बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में ये 13.4% है। गरीब लोगों में से 84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी दुनिया के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गरीब हैं। आपको बता दें कि MPI UNDP और OPHI यानी ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी की स्थिति को मापा जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं जैसे 10 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जिलों का प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, संक्षिप्त में PGID जारी किया है। यह रिपोर्ट मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर तैयार की है। यह रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के लिए है, जिसमें कुल 748 जिलों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में मात्र 51 जिले ही अति उत्तम की श्रेणी में शामिल हो पाए हैं। अति उत्तम की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा राज्यों के जिले शामिल हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली के जिलों ने अति उत्तम की श्रेणी में जगह बनाई है। रिपोर्ट में जिलों को प्रदर्शन के अनुसार दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1 और प्रचेष्टा 2 जैसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हालांकि कोई भी जिला शीर्ष 2 ग्रेड यानी दक्ष और उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाया। इसमें सबसे निचले ग्रेड को आकांक्षी 3 कहा जाता है, जो कि कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए है। गौरतलब है कि PGID रिपोर्ट 83 संकेतकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें 600 अंकों के कुल वेटेज शामिल है। मूल्यांकन के लिए विषयों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है और आगे इन 6 श्रेणियों को 12 डोमेन में विभाजित किया गया है, जिसमें शिक्षक उपलब्धता, विद्यालय सुरक्षा और बाल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, सुविधाएं, विद्यार्थियों के लिए अवसर, शिक्षण प्रबंधन जैसे डोमेन शामिल हैं। ये सूचकांक जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। इसकी शुरुआत साल 2017-18 में की गई थी और अब तक 5 वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहायता करना है। हाल ही में GPI यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में कुल 163 देशों को रैंकिंग दी गई है। 2023 के इस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे पहले पायदान पर है, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है। सबसे अशांत देशों की सूची में अफगानिस्तान के अलावा यमन और सीरिया भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आइसलैंड साल 2008 से लगातार इस इंडेक्स में टॉप पर बना हुआ है। वहीं भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत ने 9 पायदान की छलांग लगाते हुए 126वीं रैंक हासिल की है, जबकि उसे पिछले साल यानी साल 2022 में 135वीं रैंक मिली थी। भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो भूटान को 17वां स्थान मिला है। नेपाल और चीन क्रमशः 79वें और 80वें पायदान पर हैं, तो वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान को 107वां और 146वां स्थान हासिल हुआ है। हालिया रिपोर्ट में वैश्विक परिदृश्य को देखें तो वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.42% तक गिर गया है। हालांकि साल 2022 में 84 देशों की शांति की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है, तो दूसरी तरफ
79 देशों की शांति की स्थिति में गिरावट आई है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 वर्षों में दुनिया अशांति की ओर बढ़ गई है। मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर स्कोर औसतन 5% तक गिर गया है। आपको बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। साल 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया है। इस इंडेक्स को 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और ये मुख्यतः 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण शामिल है। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैंसर की दवा डिनोटुक्सिमेब जीएसटी के दायरे से बाहर हो गई है। जीएसटी बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, मेजराना जीरो मोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गूगल के शोधकर्ताओं ने इससे संबंधित नई खोज की है। ये कण गैर एबेलियन आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इटली के वैज्ञानिक के नाम पर मेजराना जीरो मोड का नाम रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को सुपरबग्स कहा जाता है। दूषित जल और अपशिष्ट पदार्थ से इस बीमारी का प्रसार होता है। नवंबर माह में रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर में भारी कमी आई है। मौजूदा समय में भारत में 16.4% लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय में देश में बाल मृत्यु दर 5.5% है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। भारत 135वें स्थान पर है। इस वर्ष शांति सूचकांक में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कार्टाजेना में हुआ। इसमें भारत की ओर से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण की थीम पर चर्चा का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की स्थापना अक्टूबर 2023 में सियोल, कोरिया गणराज्य में की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के चुनाव प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूत करने के माध्यम से दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसमें 119 सदस्य और 20 क्षेत्रीय संघ सहयोगी सदस्य मौजूद हैं। 2019 से 2022 तक भारतीय चुनाव आयोग इस निकाय का अध्यक्ष रहा है। हाल ही में पेरू सरकार ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम नामक बीमारी के कारण 3 महीने तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं के परिधीय तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माइलिन आवरण, जो वसा और प्रोटीन की एक इंसुलेटिंग परत है, वो सूज जाती है। ऐसे में व्यक्ति को बोलने, चलने, निगलने, मल त्याग करने या शरीर के अन्य सामान्य कार्य करने में कठिनाई होने लगती है। अति गंभीर स्थिति में परिधीय तंत्रिकाएं अर्थात वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और मांसपेशियां कमजोर या लकवाग्रस्त हो सकती हैं। गुइलेन बैरे सिंड्रोम होने का सटीक कारण क्या है, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि ये अक्सर किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग होने के तुरंत बाद विकसित होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के तीसरे कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने उन वैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा है जो सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा संजय मिश्रा को नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नियुक्त करने के बाद 2 बार उन्हें एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन तीसरे कार्यकाल विस्तार पर कोर्ट ने रोक लगा दी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम तथा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन कर सीबीआई और ईडी चीफ को 5 साल तक एक्सटेंशन देने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन दुर्लभ और असाधारण मामले में ही इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। गंगा नदी को साफ करने के क्रम में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कछुओं की सहायता से गंगा नदी को साफ किया जाएगा। दरअसल वन एवं वन्यजीव विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान के संयुक्त प्रयास से वाराणसी में गंगा नदी में भारत का पहला कछुओं का प्रजनन और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। कछुए नदी में फेंके गए मांस और अपशिष्ट उत्पादों को खा जाते हैं। वाराणसी में इस प्रयोग के बाद नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार पाया गया है। माना जा रहा है कि भविष्य में गंगा नदी के अन्य क्षेत्रों में कछुआ प्रजनन और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में G20 कार्यसमूह की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों ने 1755 पैचवर्क वाली संदूर लंबानी कढ़ाई वाली वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। इस अनोखे कार्य के लिए कारीगरों ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। लंबानी कढ़ाई मुख्यतः कर्नाटक के लंबानी समुदाय की महिलाओं द्वारा की जाती है। राज्य के कई गाँवों जैसे संदूर, केरी, टांडा, मरियमनहल्ली, कादीरामपुर और कमलापुर में प्रचलित है। इस कला को साल 2010 में GI यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आए एक और चीते तेजस की कुरो नेशनल पार्क में मृत्यु हो गई। भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करने के लिए सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को नामीबिया से मंगवाया गया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन सभी चीतों को कुरो नेशनल पार्क में संरक्षण दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इनमें से 7 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 शावक भी शामिल हैं। इन शावकों का जन्म भारत में ही हुआ था। गौरतलब है कि 90 के दशक में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। हाल ही में कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। कुई मुख्य रूप से उड़ीसा की कंध जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगर इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो इससे इस भाषा के संरक्षण, प्रचार और प्रसार में मदद मिलेगी और 7 लाख से अधिक कुई भाषी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। मछलियों में रोगों का पता लगाने के लिए रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप विकसित किया गया है। दरअसल जलीय कृषि सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त ये सेक्टर देश में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य कृषकों को आजीविका और रोजगार प्रदान करता है। मछलियों में रोग जलीय कृषि के विकास में गंभीर बाधा है और इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए शीघ्र इसका पता लगाना जरूरी है। इसलिए मत्स्य रोगों की त्वरित रिपोर्टिंग और जलीय कृषकों को समय पर वैज्ञानिक परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।